वीकली करंट अफेयर के सेगमेंट में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है वो 19 से 25 जुलाई के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हुई उनको संकलित करता है, उनको कंपाइल करता है। देखिए, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही कंपाइल की जाती है, न कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जिनको आप पढ़ें और साल के दौरान वो आपको याद भी ना रहें। तो चलिए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस करंट अफेयर्स में फर्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जो पहला है वो T-90 टैंक है, एक डिफेंस न्यूज़ है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। T-90 टैंक ये भारत का मुख्य युद्धक टैंक है, मेन बैटल टैंक है जो रशियन ओरिजिन का है। तो हमने T-70, T-90 ये जितने हैं वो रशियन ओरिजिन के टैंक हैं। इसमें नया क्या है? देखिए, किसी भी मेन बैटल टैंक को या बैटल टैंक को सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो ज़मीन के नीचे जो एनिमी है, जो दुश्मन है, वो अगर माइंस बिछा देता है तो माइंस के माइन फील्ड में अगर टैंक आ जाते हैं तो उनका मूवमेंट रुक जाता है, वो बड़े तेज़ी से मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइंस एक्सप्लोड होंगे और टैंक के मैन और मशीन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस टैंक को बचाने के लिए, मैन और मशीन को बचाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है। T-90 टैंक को ही सुधार करके उसको माइन फाइंडिंग टैंक के रूप में बदल दिया गया है, ताकि वो माइंस की खेती पता कर सके कि कहाँ कहाँ बैटल फील्ड में माइंस बिछे हुए हैं, ताकि टैंक्स और आर्मी की मोबिलिटी तेज हो सके। तो ये एक नया इनोवेशन किया गया है T-19 टैंक में, ताकि वो माइंस को खोज सके और उन्हें नष्ट कर सके और पीछे आने वाले या जितने भी टैंक मूवमेंट है उनको फील्ड में क्या कर सके, तेजी ला सके और मैन और मशीन को बचाया जा सके। तो T-90 टैंक्स। देन जो फर्दर इंफॉर्मेशन वो पासेस से है। देखिए, जो पासेक्स है आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये नेवल शिप्स हैं। देखिए, ज़्यादातर जो हमारा ट्रेड होता है वो नेवल रूट से होता है, समुद्री रास्ते से होता है। और समुद्री रास्ते, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, चाहे वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो और चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पुर्तगालियों ने समुद्र पे राज किया शुरुआती दौर में। तो आज भी समुद्र के रास्ते जो व्यापार होते हैं उसमें कार्गो शिप्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसी कार्गो शिप्स की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एक एक्सरसाइज इंडिया ने किया, पासेक्स। देखिए, पासेक्स एक पैसेज बेस्ड एक्सरसाइज है जो ये देखता है कि समुद्र में जितनी भी शिप्स हैं उनको सुरक्षित रास्ता, एक गलियारा मुहैया कराया जाए और अगर कोई दुर्घटना होती है, चाहे मैन मेड हो या किसी भी कैलेमिटी, किसी भी विपत्ति के दौरान उनमें सवार लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए एक एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। उसी एक्सरसाइज को पैसेक्स नाम दिया गया। तो इंडियन नेवल शिप्स ने ये कंडक्ट किया यूएस नेवी के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज है, इसका क्या महत्व है? क्योंकि अंडमान निकोबार के साउथ ईस्ट में आप जाएंगे तो मलक्का स्टेट मिलेगा, मलक्का जल संधि, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम हिंद महासागर से मलक्का जल संधि से होके जाते हैं तो आप फिलीपींस, ताइवान, कंबोडिया, चीन, जापान तक जाने का रास्ता, ऑस्ट्रेलिया तक जाने का रास्ता निकाल लेते हैं, शॉर्ट रूट। इसीलिए ये पैसेक्स अंडमान निकोबार आइलैंड के पास किया गया। साथ ही साथ समय समय पर इंडियन नेवी जो है वो और देशों के साथ ही एक्सरसाइज करती है। तो ये जो पैसेज एक्सरसाइज है वो जापानीज और फ्रेंच नेवी के साथ भी किया गया। तो ये है पैसेक्स एक्सरसाइज। देन आफ्टर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या किया जाता है। एक आर्टिफिशियल एक्सरसाइज है जो सिंकिंग, मान लीजिए कोई कार्गो डूब रहा हो या उस पर कोई विपत्ति आ गई हो तो कैसे एक दूसरे को बचाया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, ये सारा इसमें शामिल होता है, पूरा कंडक्ट किया जाता है। देन आफ्टर हम आते हैं एक छोटा सा समाचार, खुशखबरी भरा समाचार, क्योंकि हम भारतीयों को आम बहुत पसंद है और आम जो है वो फलों का राजा हम मानते हैं, इसलिए नेशनल मैंगो डे भी मनाया जाने लगा है, राष्ट्रीय आम दिवस भी मनाया जाने लगा है। वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और आप देखें हमारे यहाँ आम की ढेर सारी वैरायटी है। चौसा युद्ध भी हुआ और चौसा आम भी है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है और अल्फेंसो तो अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और खूब निर्यात किया जाता है। तो याद रखिएगा, अल्फेंसो भी आम की एक क्या है, वैरायटी है। तो आम भारत में देख रहे हैं, ये ईस्टर्न एशिया में, बर्मा में, आसाम में, इन सब जगहों पर पाया जाता है। देन आफ्टर एक रेज इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट है। रेज पहल है, जो रेज इनिशिएटिव है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम समझते हैं रेज का फुल फॉर्म क्या होगा।
देखिए, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी, ये रेज का फुल फॉर्म है। और रेज के फुल फॉर्म से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, और इंडोर एयर क्वालिटी के कूलिंग के लिए एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा एसी में दो ही प्रॉब्लम आती हैं। एक, बहुत ज़्यादा बिजली लेना, इसलिए आप कहते हो कि रेटिंग कितनी है, 5 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, वो रेटिंग BEE करती है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब वो हमारी एसी कम से कम बिजली ले और ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करे। और कूलिंग के लिए हम ढेर सारे गैसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और ओजोन परत के लिए क्या होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, जो उसके हम चैम्बर में गैस यूज़ करते हैं। तो एक शुरू से मुद्दा रहा कि इंडोर को अगर हम ठंडा रखते हैं तो वही हवा बार बार सर्कुलेट होती है, एसी उसी कमरे के हवा को सर्कुलेट करती रहती है। तो कैसे फ्रेश एयर्स आए और कैसे उसमें बैक्टीरिया ना पनपे, इन तरीके से हमारा इंडोर क्वालिटी का जो एयर है वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। उसको कैसे सेफ किया जाए, कूलिंग भी किया जाए, उसकी क्वालिटी भी सेफ रहे और कम बिजली लगे, इसी को लेके जो इनिशिएटिव लिया गया है उसे हम रेज इनिशिएटिव कहते हैं। अब देखिए, ये एक संयुक्त इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL भारत की तरफ से है और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID की तरफ से है। तो जो ये इनिशिएटिव रखा गया है EESL और USAID की तरफ से, इसे हमने नाम क्या दिया है, मैत्री प्रोग्राम। इसे हमने जो नाम दिया है वो है मैत्री प्रोग्राम। तो अब इस समस्या पर ध्यान देने के लिए देखिए, मैत्री की जो फुल फॉर्म है वो है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी। देखिए, एनर्जी इफिशियंसी दो चीज़ें हैं, एनर्जी हम बचाएं, क्योंकि जितना एनर्जी हम बचाएंगे उतना ही हमारे फ्यूल्स, जो फॉसिल्स फ्यूल हैं जैसे थर्मल एनर्जी है वो बचेगा। तो हम अगर एनर्जी सेव करते हैं तो सबसे पहले रिसोर्सेज तो बचते ही बचते हैं, साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध रखने में, उसे सुरक्षित रखने में, उसे प्रोटेक्ट करने में भी इनडायरेक्टली हम मदद करते हैं। इसलिए मेरी ये पर्सनल अपील भी है कि आप एनर्जी सेव करें और इफ़िशियंट एनर्जी यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी यूज़ करें। देखिए, इफ़िशियंट एनर्जी के साथ साथ हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनर्जी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत महंगी ऊर्जा लेके एक गरीब को आप बहुत महंगी ऊर्जा देंगे और बोलेंगे ये ग्रीन एनर्जी है, तो वो उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए हर वो संभव कोशिश की जानी चाहिए, हर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जानी चाहिए जो सस्ती प्रभावी बिजली दे, ऊर्जा दे। जैसे सोलर, आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, लेकिन उसका बैटरी रखना, उसको इम्प्लांट करना, ये सब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए सरकार उस पर सब्सिडी देती है। तो ये मैत्री प्रोग्राम है, ये यूएस इंडिया का बायलैटरल पार्टनरशिप प्रोग्राम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूसेड, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से, जैसा मैंने पहले बताया, कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी इफिशियंसी की बात हो रही है, साथ साथ कूलिंग पर भी इसका फोकस है कि कूलिंग जब हो कमरे की, बिल्डिंग की, तो उसमें इंडोर एयर की जो क्वालिटी हो वो अच्छी बनी रहे। देन आफ्टर एक बहुत चर्चित बात है सीरोलॉजी टेस्ट। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौर में ढेर सारे टेस्ट मेथड, सस्ते टेस्ट मेथड निकालने की बात हो रही है। प्लाज्मा बैंक बनाया गया, हमने पिछले अपने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया था। ये जो देखिए कोविड-19 कोरोना वायरस का टेस्ट है, ये सीरोलॉजी टेस्ट। देखिए, ब्लड में सीरम होता है, ह्यूमन रक्त में ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें सीरम होता है, कई सारे कंपोनेंट होते हैं, एंटीजन होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक। तो ये सीरोलॉजी, ये देखिए एक वैज्ञानिक स्टडी है, ह्यूमन के ब्लड सीरम का एक वैज्ञानिक स्टडी है। तो जब हम ब्लड सीरम का वैज्ञानिक तथ्य से अध्ययन करते हैं और अदर बॉडी फ्लूइड्स का, तो उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। ये ऐसा सीरोलॉजी हम क्यों करते हैं? ताकि हम एंटीबायोटिक्स का पता लगा सकें कि सीरम में कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं। हम ये डायग्नोस करेंगे, ये एक नैदानिक पद्धति है, डायग्नोस्टिक मेथड है। इस डायग्नोस्टिक मेथड से हम सीरम में एंटीबॉडीज़ का पता लगा सकते हैं। जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनके ब्लड से सैंपल लिया जाता है और सीरोलॉजी करते हैं। सीरोलॉजी करके हम कंपोनेंट, जो ब्लड सीरम के कंपोनेंट हैं, उनको अलग अलग करते हैं
और एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं और रेट ऑफ इन्फेक्शन का भी हम इससे पता लगाते हैं। तो ये क्लिनिकल मेथड है किसी इन्फेक्शन का पता लगाने का, जिसको हम सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक, सीरोलॉजी टेस्ट आर बायोलॉजिक डायग्नोस्टिक मेथड, देखिए, दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस इन ए पेशेंट सैंपल। तो इस तरीके से हम कोविड-19 के टेस्ट में सीरोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। अब 3D प्रिंटिंग है तो पुरानी टेक्निक, पहले आप समझिए 3D क्या है। देखिए, त्रिआयाम, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई, गहराई भी बोल सकते हैं और ऊंचाई भी बोल सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये 3 आयाम हैं, इनको 3D बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारी आंखें 2D देख पाती हैं क्योंकि पीछे का दृश्य हम देख नहीं पाते, हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट के पीछे का दृश्य नहीं देख पाती। लेकिन अब वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की तकनीक और कैमरों के सहयोग से एक साथ ऐसा दृश्य बना दिया है। ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, कैड है, जिसमें कैमरे लगे होते हैं और तीनों आयाम जोड़ के फिगर दिया जाता है। देखिए, क्यों जरूरी है 3D प्रिंटिंग, क्यों जरूरी है और 3D प्रिंटिंग ने कहाँ, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में और सोशियो कल्चर सेक्टर्स में इस 3D प्रिंटिंग ने बड़ा जो है वो योगदान दिया। खासकर अगर बात करें 3D प्रिंटिंग समझने के लिए, देखिए, बार बार मानव का शरीर सर परीक्षा के लिए, शव परीक्षा के लिए नहीं मिलता, शव विच्छेदन के लिए नहीं मिलता। इसीलिए 3D प्रिंटिंग के द्वारा प्लास्टिक पॉलीमर से मानव के अंग बनाए जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में उनको दिया जाता है कि आपका हृदय रहा, ये पैर रहा, इसमें ये नस होती है, इसको इस तरीके से आप क्या करिए, सर्जिकल यूज करिए। तो 3D टेक्निक ने एकदम इक्वल नकल उतार दी और बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग 3D टेक्निक से होने लगे। तो अब एक बड़ी मज़ेदार बात है कि 3D प्रिंटिंग से रूस ने क्या किया, जेट वायुयान का एक इंजन बनाना शुरू किया। अभी रिसेंट यही न्यूज़ में था कि रसिया ने जेट वायुयान का इंजन जो बनाना शुरू किया वो 3D प्रिंटिंग से बनाना शुरू किया। तो ये रहा 3D प्रिंटिंग। देन आफ्टर हम बात करते हैं थोड़े से वन लाइनर न्यूज़ की जो इंपॉर्टेंट रहे। देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। देखिए, अब बात हो रही है इंडिया भूटान, हमारा बहुत ही मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश है, हमेशा भारत के साथ बहुत ही मधुर संबंध रखने वाला देश है और इसकी सुरक्षा भी भारत के ऊपर है और डोकलाम हमने भूटान को लेके किया था। तो भारत भूटान, इनके बीच आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए। तो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर, ये देखिए, जयगांव और ये फुटसोलिंग है। जयगांव भारत में है और फुटसोलिंग कहाँ है, भूटान में। ये वेस्ट बंगाल और भूटान में इन दोनों जगहों के बीच में 8 किलोमीटर का दायरा है। लेकिन जयगांव जो है वेस्ट बंगाल और फुटसोलिंग जो है वो भूटान में है। इनके बीच एक इंडस्ट्रियल स्टेट है भूटान का, वहाँ एक रूट बनाया गया है, उन दोनों को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते को हम बोलते हैं, देखिए, जो भूटान का पास का इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें वेस्ट बंगाल का जयगांव और भूटान फुटसोलिंग, इनको जोड़ने के लिए एक रूट बनाया गया है। तो ये रूट किसको किसको जोड़ता है, किन दो देशों को जोड़ता है, किन दो देशों के व्यापारिक मार्ग पर है या किस इंडस्ट्रियल स्टेट को जोड़ता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, अगर हमारा प्रयास आपको हमेशा अच्छा लगता है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, वहाँ भी आप हमें देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो करंट अफेयर्स है ना, इसके क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ में नीचे जाएंगे, जिसका लिंक आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं। ये पीडीएफ में भी आपको दिए जाएंगे। चलिए, अब हम दूसरे एक पड़ोसी देश की बात करते हैं और पड़ोसी देश से रूट निकालते हैं, वो है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम देखें बांग्लादेश की स्ट्रक्चर, तो बांग्लादेश ये क्या है, भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब भारत को अगर अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक माल पहुंचाना है तो एक कॉरिडोर से होके जाए, आसाम से होके जाना पड़ेगा, जबकि अगर हम समुद्री रास्ते से जाएं तो आसानी से पहुंच सकते हैं। और फिर जो इंडियन गुड्स हैं वो आसानी से म्यांमार, देखिए ये बांग्लादेश है, यहाँ इंडिया, यहाँ इंडिया। तो हमें अपने सुदूर
उत्तर पूर्व में माल पहुंचाने के लिए अगर हमें ये रूट मिल जाए बांग्लादेश से तो हमारे लिए आसान है, और साथ साथ भारत से फिर म्यांमार, म्यांमार से फिर हम आगे निकल जाएंगे और चीन तक अपने सामान को हम पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ट्रेड रूट है। कलकत्ता, देखिए कलकत्ता से चटगांव, कलकत्ता पोर्ट और चटगांव बांग्लादेश का, और यहाँ देखिए अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। अगर हम यहाँ पहुँच जाएं या ये रूट हमें मिल जाए तो देखिए सिलचर, इम्फाल तक हम पहुँच रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट तक हमारी पहुँच हो रही है सुदूर, और साथ साथ हम म्यांमार से होकर आगे का रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इंडिया का कलकत्ता पोर्ट, ये बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट और ये चटगांव पोर्ट। तो फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप ये निकल चुका है अपनी यात्रा पे कलकत्ता से अगरतला के लिए। कलकत्ता से अगरतला, देखिए कलकत्ता से ये जाएगा अगरतला, और जब ये कलकत्ता से अगरतला जाएगा तो किस पोर्ट से जाएगा? चटगांव पोर्ट से। चटगांव से ये अगरतला जाएगा, फिर फर्दर लैंड रूट से ये आगे निकलता चला जाएगा। तो ये एक ट्रेड रूट हमने ट्रायल रूप में लिया है। तो फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप कोलकाता से अगरतला जो चटगांव पोर्ट से होना है बांग्लादेश के लिए, वो निकल चुका है, और ये रूट अब हम यूज़ करने की बात कर रहे हैं। और साथ साथ हम ट्रेड रिलेशन भी क्या करेंगे, बर्मा के साथ साथ जो भी लगते हुए देश हैं उनसे हम इम्प्रूव करेंगे। देन आफ्टर हमारे पास एक स्पेस एजेंसी की न्यूज़ है। मार्स पर, मंगल पर ढेर सारे अभियान भेजे गए, जिसकी चर्चा हमने ठीक इसके पीछे वाले करंट अफेयर्स के सेगमेंट में की थी। और मंगल सबके लिए कौतूहल का विषय है, लाल ग्रह। अभी आपने देखा कि मंगल पर एक अरबियन देश ने भी, जो मैंने क्वेश्चन भी दिया था, अरबियन देश ने भी होप नाम से क्या किया था, अपना एक अभियान जापान की सहायता से लॉन्च किया था। तो चाइना ने भी अपना एक मार्स मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, तिनवेन या तियानवेन फास्ट। और ये किस रॉकेट की सहायता से किया है? उनका एक बड़ा एम्बिशियस रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से ये चीन ने अपना मार्स मिशन किया है। तो पिछले कितने मार्स मिशन हुए हैं ये पिछले वाले करंट अफेयर्स के सेगमेंट में डिस्कस हो चुका है, प्लीज़ आप उसे फिर से दोहरा लें। देन आफ्टर हम बात करते हैं एक पर्सनैलिटी की, एक व्यक्तित्व की, बहुत चर्चित, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करना और उपलब्धियां प्राप्त करना। ये जो चर्चित व्यक्ति हैं वह है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग की हम बात कर रहे हैं। ये एक स्वीडिश पर्यावरणविद हैं, एक स्वीडन की पर्यावरणविद हैं। बहुत कम उम्र में बहुत कम लोगों को ऐसी पॉपुलरिटी और ऐसा अचीवमेंट मिलता है, और इनको अभी रिसेंटली दिया गया था गुलबेलियन प्राइज। देखिए गुलबेलियन पुरस्कार इनको मिला था मानवता के लिए। तो ये पर्यावरण के साथ साथ मानवता की भी बात करती है। ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इनका जो संस्था है, इनकी संस्था ने क्या किया, अभी पुरस्कार दिया मानवता के लिए। क्योंकि मानवता, देखिए पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तो कहीं कहीं मानवता भी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी खतरे में है, इसको लेकर इनका विचार है। तो ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, ये आप देख लें। देन आफ्टर एक और बात हो रही है, कोविड-19। देखिए आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है। कोविड-19 फिर देशों में वापस उसने पुराना लौट कर अटैक किया, जहां कभी उसकी दर कम हो गई थी फिर दर बढ़ने लगी। कुछ लोग टीवी पर जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो डिस्कस करते हैं कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाएगी लोगों में तब तक इससे लड़ना मुश्किल है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और क्या रोल है एंटीजन और एंटीबॉडी का कोविड-19 में, ये हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप भी समझें और इससे संबंधित चीज़ों को जान सकें जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। देखिए एंटीबॉडी वर्सेस एंटीजन टेस्टिंग फॉर कोविड-19, दो टेस्टिंग है, एक एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप जो बांटा जाता है वो एंटीजन के बेस पे बांटा जाता है, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो इसका मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए पहले तो हम समझेंगे एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है। जो एंटीबॉडी है ये प्रोटीन है, प्रोटीन देखिए जो रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है एंटीजन को, प्रोटीन है ये। और ये देखिए जो एंटीबॉडी है वो ये पता लगाती है कि शरीर में इन्फेक्शन कितना है, इन्फेक्शन का रेट क्या है, और ये एंटीबॉडी ही इन्फेक्शन से लड़ती है और इम्यून सिस्टम को करती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीजन एक सब्सटेंस है जो इम्यून रिस्पॉन्स को बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, इंड्यूस करता है। शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उनको इंड्यूस करने के लिए कौन है, एंटीजन जिम्मेदार है। यूजुअली सामान्यतः जो एंटीजन होता है वो प्रोटीन होता है,
या पॉलीसैकेराइड होता है, या फिर लिपिड होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, ये ठीक है ना। और देखिए ये शरीर के भीतर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी पाया जा सकता है, और ये विद इन द बॉडी, एंटीबॉडी जो है वो शरीर में ही पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं जो प्रत्येक एंटीजन है, ठीक है ना, वो इम्यून, जो सारा प्रत्येक एंटीजन की ये विशेषता होती है कि वो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली से पहचाना जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी से। और देखिए ये क्या करता है, ये एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा अणु है जो समर्थ है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने में, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की स्थिति में आ जाए। SARS-CoV-2 वायरस, जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, उनमें भी कुछ एंटीजेंस होते हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोकैप्सिड के रूप में होते हैं, या फास्फोप्रोटीन के रूप में होते हैं, या कांटेदार ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। तो कोविड-19 में भी जो एंटीजन हैं वो क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड के रूप में, फास्फोप्रोटीन के रूप में, या कांटेदार ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। इनका क्या महत्व है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी टेस्ट। कोविड-19 से बचने के लिए कौन सा टेस्ट हो रहा है, एंटीबॉडी टेस्ट। ये इन्फेक्टेड बॉडी, इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई है तो एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती हैं जो एक रक्षात्मक कवच तैयार करती हैं। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, ये जो टेस्ट है ये क्या दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्शन से प्रोन था, इन्फेक्शन एक्सपोज्ड हो चुका है उसके सामने, और ये जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में बताएगी या सीरम में बताएगी। और इसके लिए एक टेस्ट है, एलिजा टेस्ट। आप देखेंगे HIV के लिए भी एलिजा टेस्ट होता है, और ये एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसप्रेसेंट ऐसे, ये एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म है। तो एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं कोविड-19 के लिए, ये बात की जा रही है। अब देखिए जो हर्ड इम्यूनिटी है वो इसी एंटीबॉडी से रिलेटेड है। मेन मुद्दा था हर्ड इम्यूनिटी को बताना, ना कि उसके वैज्ञानिक पक्ष को। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी से रिलेटेड है। कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है तो उसके शरीर में जब एंटीजन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी है। प्राकृतिक रूप से शरीर रोगों की रक्षा ऐसे ही करती चली आई है, ठीक है ना। और जब आबादी का एक पर्याप्त समूह इन्फेक्शन के बाद नेचुरली अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे और वो एंटीबॉडी पैथोजन से या विषैले पदार्थों से लड़ना शुरू कर दे, तो उसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब जनसंख्या के बहुत सारे, जैसे आज हमें जुखाम होता है, बहुत सारे लोगों को जुखाम होता है भारत में, लेकिन जुखाम हार्ड इम्यूनिटी की वजह से ज़्यादातर तरीके से 2-4 दिन में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसी तरह से इन्फेक्शन के बाद जब मानव शरीर में एक जनसंख्या की बहुत बड़ी आबादी में नेचुरली एंटीबॉडी कोविड-19 के अगेंस्ट बनने लगेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड इम्यूनिटी। ठीक, और हार्ड इम्यूनिटी कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में फैली हुई है ये हम एंटीबॉडी टेस्ट से जानते हैं। कैसे जानेंगे, हम जितना ज़्यादा एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए थे और बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी उस रोग से लड़ने के लिए। तो ये हमें एक डाटा कलेक्शन में मदद करेगा कि हार्ड इम्यूनिटी का फैलाव हो रहा है कि नहीं। साथ साथ अगर वैक्सीन बन जाती है तो किन लोगों को वैक्सीन की वैक्सीनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है वो भी इस एंटीबॉडी टेस्ट से पता लगेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मैं कह रहा हूं, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पिछले जो क्विज का आंसर है वो भी आपको मिलना चाहिए। और आप देखेंगे इस वाले जो भी करंट अफेयर्स का सेगमेंट है इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, और साथ साथ क्वेश्चन PDF में भी होंगे, PDF फॉर्म में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। अब आप देखिए हार्ड इम्यूनिटी का एक फिगर है जिसमें पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, ये नॉन इम्यूनाइज्ड लोग हैं, इनको इम्यूनाइज्ड किया गया, और नॉन इम्यूनाइज्ड 6 और कंटाजिनस हैं। देखिए ये धीरे धीरे देखिए ये लोग संक्रमित हो गए। संक्रमित होने के बाद इनमें धीरे धीरे एंटीबॉडीज, कुछ लोगों में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई, फिर एंटीबॉडी वाले लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बाद में पॉपुलेशन में एंटीबॉडी वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई तो ये आ गया
हार्ड इम्यूनिटी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड हो गई, तो ये क्या है, हार्ड इम्यूनिटी तक लोग पहुंच गए। और ये है आंसर क्विज 107 का, जो 12 से 18 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसका आंसर ये है। तो फ्रेंड्स अगेन आप तैयारी करिए और साथ साथ आपको ढेर सारी परीक्षा के संबंध में शुभकामनाएं।